मैंने अपनी शादी पिताजी के जोर देने पर की थी, लेकिन मन से मैं उस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। शादी की रात जैसे ही दुल्हन कमरे में आई, गुस्से में बिना उसका चेहरा देखे ही मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और कमरे से बाहर चला गया। अगले ही दिन मैं विदेश के लिए रवाना हो गया, ताकि उस जबरदस्ती के रिश्ते से दूर रह सकूं। 2 साल बाद जब मैं वापस अपने देश लौटा, तो दरवाज़ा एक बेहद खूबसूरत औरत ने खोला। उसके पास एक नन्हा बच्चा खेल रहा था। मैं उसे देखता रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है। तभी पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये वही है, तुम्हारी पत्नी। और ये बच्चा। मैं बहुत लंबे समय बाद अपने घर लौटा था। दरवाजे पर जब दस्तक दी, तो उम्मीद थी कि या तो पापा या फिर माँ दरवाज़ा खोलेंगी। मगर सामने जो थी, उसने मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए थमा दी। एक बेहद सुंदर लड़की, जिसके साथ एक नन्हा बच्चा खड़ा था, शायद 3 साल का होगा। वह उसके दुपट्टे का छोर मजबूती से थामे हुए था। मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से पहचानता था, और यहीं से मेरी तबाही का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि वह अब भी इसी घर में मौजूद थी। लेकिन उस बच्चे का कौन था? मैं वहीं दरवाजे पर थम गया, जैसे किसी ने जड़ से बांध दिया हो। मेरा हाथ अब भी हवा में था कि पापा ने मुझे दूर से देख लिया। मेरी आंखों में फैली उलझन देखकर उन्होंने बताया कि वह लड़की कौन है और वह बच्चा किसका है। जैसे ही सच मेरे कानों में पड़ा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दुनिया घूमती सी लगी और मैं बेहोश हो गया। मेरा नाम आरव है। मेरे माता पिता हमेशा मेरी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से करते आए थे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा फैसला, शादी भी, उनके आपसी संघर्ष का हिस्सा बन गया था। माँ चाहती थीं कि मेरी शादी उनकी बचपन की सहेली की बेटी से हो, जो मेरी बचपन की दोस्त भी थी। वह कई बार हमारे घर आ चुकी थी, और हमारे बीच हल्की फुल्की बातचीत भी होती रहती थी। माँ को हमेशा लगता था कि वह लड़की समझदार है, हमारे घर के माहौल को जानती है और उनके दिल के बहुत करीब है। दूसरी ओर, पापा चाहते थे कि मेरी शादी उनके पुराने दोस्त की बेटी से हो, जो दूसरे शहर में रहती थी। उसका नाम नायरा था। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं था। ये नाम मुझे कभी पसंद नहीं आया, और न ही उसके प्रति कोई भावनात्मक लगाव महसूस हुआ। लेकिन पापा का निर्णय ही इस घर में अंतिम होता था। इसीलिए उनकी इच्छा मान ली गई और नायरा से मेरी सगाई तय कर दी गई। यह बात मेरे मन में गहराई तक उतर गई थी। उन दिनों मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे हमेशा लगता था कि किसी छोटे शहर की लड़की मेरे सपनों की रफ्तार में साथ नहीं चल पाएगी। मेरी सोच आधुनिक थी, तरक्की, सफलता और आरामदायक जिंदगी। इन सब के बीच मुझे लगता था कि एक साधारण लड़की की मौजूदगी मेरे जीवन में खालीपन भर देगी। माँ चुप थीं, लेकिन उनके भीतर तूफान मचा हुआ था। एक दिन उन्होंने मुझे अकेले कमरे में बुलाया। मेरे सामने बैठकर बोलीं, बेटा, तू मर्द है। अगर यह लड़की तुझे पसंद न आए, तो तलाक दे देना। उनके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी उलझन देखकर उन्होंने और विस्तार से कहा, देख बेटा, तेरे पापा मेरी सहेली की बेटी से तेरी शादी कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा अपनी बात मनवाने वाले आदमी हैं। एक बार उनकी जिद पूरी हो जाने दे, फिर तू नायरा को छोड़ देना। मैं तेरी शादी उसी लड़की से करवा दूंगी, जो तुझे पसंद भी है और तेरे करीब भी। उनकी बात सुनते ही मेरे भीतर जैसे बिजली कौंधी। माँ की चालाकी देखकर हैरानी भी हुई, और किसी अजीब सी राहत भी मिली। मुझे लगा शायद इस तरह से मेरे मन की बात भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त भीतर से एक आवाज आई, यह नायरा के साथ सरासर अन्याय होगा। वह इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है, जिसकी कोई गलती नहीं। पर तभी माँ ने एक और बात कह दी, जिसने मेरे भीतर उठी सारी सहानुभूति को पल में कुचल दिया। उन्होंने कहा, वह लड़की बहुत बदनाम है बेटा। पूरे मोहल्ले के लड़के उसके पीछे घूमते रहते हैं। उसकी हरकतें सबको पता हैं। उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ठीक है माँ, अगर आप ऐसा कह रही हैं, तो मैं वही करूँगा जो आप चाहती हैं। घर में शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। हर तरफ रोशनी और उत्सव का माहौल था, मगर मैं भीतर से बेचैन था। मैंने नायरा को कभी न देखा था, न उससे बात की थी, न उसके बारे में कुछ जाना था। मेरे माता पिता ने बस इतना कहा कि लड़की वाले शादी से एक दिन पहले आएंगे, रस्में पूरी करेंगे और अगली सुबह लौट जाएंगे।
मुझे यह सब देखकर अजीब लगा। ये कैसी शादी है जिसमें लड़की के परिवार को खुद जल्दी लौटने की इतनी जल्दी है, जैसे ये बस एक औपचारिकता हो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार आयोजनों में व्यस्त थे। घर के हर कोने में शहनाइयों की गूंज थी, पर मेरे मन में खालीपन था। बार बार वही लड़की याद आती, मेरी बचपन की दोस्त, जिसके साथ कभी गहरी बातें नहीं हुईं, लेकिन एक अपनापन हमेशा महसूस होता था। मैं कई बार पापा से बात करना चाहता था, उन्हें कहना चाहता कि मैं खुश नहीं हूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे पता था कि वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। उनका हर शब्द आदेश होता था, उनके स्वर में सख्ती और चेहरे पर वही दृढ़ निश्चय। वे चाहते थे कि मैं भी जिंदगी वैसी ही जीऊं जैसी उन्होंने जिया। दिन गुजरते गए और शादी की तारीख नजदीक आने लगी। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया। माँ अब चुप तो थीं, पर उनकी आंखों में एक संतुष्टि थी। उन्हें यकीन था कि उनकी योजना सफल होगी। मुझे भी यही लगता था कि बस कुछ दिनों की बात है, शादी होगी, फिर तलाक, फिर अपनी मर्जी की शादी। इन्हीं विचारों के बीच मेरी रातें बेचैनी में कटने लगीं। मैं प्रार्थना करता कि कोई चमत्कार हो जाए, या तो शादी टल जाए या नायरा खुद मना कर दे। मगर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार शादी का दिन आ गया। नायरा का परिवार शहर पहुंचा। वे बेहद सादगी से भरे लोग थे, शांत, विनम्र, सच्चे। उनमें न कोई बनावट थी न दिखावा। उन्होंने रस्में पूरी कीं और अगली सुबह लौटने की बात कही। अब नायरा मेरी पत्नी बन चुकी थी और मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे भीतर हलचल थी। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ देखा, तो फिर वहीं अजीब सी नफरत उभर आई। वह पूरी तरह घूंघट में थी। उसके कपड़ों का रंग ऐसा था जैसे किसी पुराने जमाने की दुल्हन हो। उसकी मेहंदी फीकी थी, मानो जबरदस्ती लगाई गई हो। उसके पैरों पर लगी लाल नेल पॉलिश मेहंदी से भी ज्यादा चुभ रही थी। उसके इस रूप को देखकर जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया। मुझे माँ की बातें याद आने लगीं। वह मेरे सपनों की कल्पना से बिल्कुल परे थी। वह चाहे कितनी भी मासूम या सीधी क्यों न हो, अब मेरे लिए सब बराबर था। मेरे दिमाग में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, मुझे तलाक देना है। माँ ने कहा था, कुछ दिन रुक जा बेटा, फिर मौका देखकर सब कर लेना। लेकिन मेरे अंदर जो अग्नि थी, वह किसी सलाह या समय का इंतजार नहीं कर रही थी। मैंने सोचा, जब दिल में जगह ही नहीं है, तो इस झूठे रिश्ते को ढोना क्यों? मैंने बिना कुछ कहे, उसका घूंघट हटाए बिना ही कहा, नायरा, मैं जल्द ही तुम्हें तलाक देने वाला हूं। वह पल भर के लिए जड़ हो गई। फिर उसके होंठों से टूटी हुई सिसकी निकली। वह बेचैनी से रोने लगी। उसकी सिसकियों में दर्द, सवाल और टूटी उम्मीदों की प्रतिध्वनि थी। लेकिन मेरे दिल में कोई नरमी नहीं आई। मैंने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मैंने कोई जिम्मेदारी निभाकर खुद को मुक्त कर लिया हो। मेरे कदम आगे बढ़ते चले गए। चेहरा भावहीन, दिल खाली। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और एक अजीब सन्नाटा मेरे भीतर उतर आया। कुछ देर तक मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। कमरे की दीवारों पर फैली खामोशी मेरे भीतर की हलचल को और गहरा कर रही थी। फिर मैंने फ़ोन उठाया और अपने सबसे करीबी दोस्त को कॉल किया। मैंने बस इतना कहा, अब कोई रुकावट नहीं बची है। अब मुझे बाहर जाना है। जल्दी टिकट बुक कर दो, अगली उड़ान से निकलना है। जब पापा को ये खबर मिली, तो घर में जैसे तूफान आ गया। हर कमरे से आवाज़ें उठने लगीं। मेरी छोटी बहन सहमी हुई खड़ी थी। माँ के चेहरे पर भी हैरानी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये फैसला उसी उनके ही बनाए रास्ते का अगला पड़ाव था। वे मेरी बात पर पछताई नहीं, बल्कि जैसे उन्हें मिलने वाली जीत का सुकून था। उन्होंने सबसे कहा, लड़के का मन नहीं मानता, तो कौन क्या कर सकता है? पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। उन्होंने पहली बार मुझे गुस्से से घूरा और बोले, ये सब क्या नाटक है? मैंने उनकी ओर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। वे फिर बोले, क्या अदिति में कोई कमी थी? मैंने बिना झिझके कहा, वह मेरे साथ अभद्र तरीके से पेश आई थी। उसने एक ऐसी बात कही जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। पापा ने तीखे लहजे में कहा, पहली रात ही कोई ऐसा करता है? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं मजबूर था, लेकिन अब और नहीं सह सकता। मेरी कही बात घर में फैल गई। सबको यही बताया गया कि अदिति ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने नहीं।
मगर बात दूर तक पहुंच गई। अदिति घर लौट गई, चुपचाप, बिना कुछ कहे। वह हमेशा से शांत स्वभाव की थी। उसने न कोई सफाई दी, न किसी से शिकायत की। किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस पर क्या बीती होगी। 2 दिन बाद मैंने अपना सामान बांधा। माँ ने मुझे गले लगाया और बोली, अब तू चैन से काम करना बेटा। 2 साल बाद हम तेरी शादी तैसी के साथ करवाएंगे। अब वो भी किसी ऐसे लड़के की तलाश में है जो विदेश में बस गया हो। मैंने माँ की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, अब मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी से मोह नहीं है। मुझे बस खुद से प्यार है। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। मैंने सच कहा था। अदिति खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, मगर वह बस एक चेहरा थी, एक तस्वीरी छवि जो पल भर अच्छी लगी और फिर धुंधली पड़ गई। मैंने स्पष्ट कहा, अब मैं वहीं शादी करूंगा जहां मेरा दिल चाहेगा, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। अब किसी की जबरदस्ती नहीं, न किसी की सलाह, न कोई समझौता। उस पल माँ के सारे सपने टूट गए और पापा की जिद भी थम गई। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना घर, अपना शहर, अपना अतीत, और विदेश चला गया। विदेश जाने से पहले मैंने अदिति को तलाक के कागज भेज दिए। मेरा मन कहता था कि अब यह जिंदगी पूरी तरह मेरी है। अब किसी के फैसले, उम्मीदें या रिश्ते मुझे बांध नहीं पाएंगे। मुझे रिश्तों के बंधन नहीं चाहिए थे। मुझे समाज की परंपराएं नहीं निभानी थीं। मुझे बस खुद को साबित करना था, किसी भी कीमत पर सफल होना था। अदिति के साथ जो रिश्ता था, वह बस एक गुजरा हुआ पल बन चुका था। उसका नाम अब मेरे दिल से मिट गया था। न अब उसे लेकर कोई भावना थी, न अपनी पुरानी दोस्त को लेकर कोई मोह, न पिता के फैसलों से कोई रिश्ता बचा था। अब मैं सिर्फ अपने सपनों में जी रहा था। विदेश में नई शुरुआत करने के ख्याल से मैंने सब कुछ भुला दिया था। वहां पहुंचकर मुझे लगा, अब सब कुछ नया है। नए लोग, नई जगह, नई शुरुआत। मगर भीतर का खालीपन वहीं था। फिर एक दिन मैं उससे मिला, एक लड़की जिससे मेरी दुनिया जैसे ठहर गई। वह न मेरे देश की थी, न मेरी भाषा बोलती थी, न मेरे धर्म की। पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उसकी मुस्कान में एक अपनापन था। धीरे धीरे हम मिलने लगे, कॉफी पीने, घूमने, बातें करने। सब जादू सा लगता था। फिर एक दिन मैंने तय कर लिया कि यही मेरी जिंदगी की नई कहानी होगी। हमने कोर्ट मैरिज कर ली, कुछ कागजी औपचारिकताएं पूरी हुईं और हम साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सपना लगता था। उसका बिंदास अंदाज, उसकी हंसी, उसका साथ, सब कुछ मोह लेने वाला था। लेकिन वक्त बीतते ही हकीकत सामने आने लगी। धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये रिश्ता वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसका नजरिया मेरे विचारों से बिल्कुल उल्टा था। मैं चाहता था कि जब मैं काम से लौटूं तो घर सजा संवरा मिले, खाना तैयार हो और वह मुस्कुराकर स्वागत करे। लेकिन वहां सब उल्टा था। मैं थका हारा घर आता और वह कहती, चलो मिलकर खाना बनाते हैं। कभी कभी तो कह देती, आज तुम बना लो, मैं बहुत थक गई हूं। मैं इस दुनिया के लिए तैयार नहीं था। ये बातें मेरे लिए अजनबी सी लगती थीं। मैंने सोचा था कि विदेश में मुझे आज़ादी मिलेगी, पर यहाँ तो हर दिन एक नई जंग थी। वह और मैं दोनों अलग दिशाओं में खड़े थे। वह आत्मनिर्भर थी, दृढ़ थी और किसी बात में झुकती नहीं थी। मैं पारंपरिक सोच वाला था। मैं चाहता था कि मेरा कहाँ अंतिम हो, लेकिन वह चाहती थी कि उसे बराबरी मिले। हमारे बीच की हर बातचीत तकरार में बदलने लगी। मेरा घर, जो सुकून के लिए बसाया था, अब रणभूमि बन गया। मैं एक ऐसी पत्नी चाहता था जो मेरी साथी महसूस हो, मगर वह पत्नी कहलाने पर ही असहज हो जाती। उसकी दुनिया में स्त्री और पुरुष बराबर थे, मगर मेरी परवरिश ने मुझे कभी ऐसा सिखाया नहीं। मैं अंदर से टूटने लगा। वह अब मुझे बोझ सी लगने लगी। उसके हर शब्द में चुभन महसूस होती। मेरा मन उससे विरक्त हो गया। हमारी लड़ाइयों ने मेरे सपनों की नींव हिला दी। मेरे अंदर की ऊर्जा, इच्छाएं सब धीरे धीरे बुझने लगीं। मुझे अब कोई समझने वाला नहीं था। पापा माँ से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटती थी। वे पहले ही मुझसे दूर हो चुके थे। माँ अब पहले जैसी नहीं रहीं। जब फोन करता वे बस कहती, ठीक है बेटा, और चुप हो जाती। पापा का लहजा ठंडा और औपचारिक हो गया था। वे पैसे नहीं मांगते थे, फिर भी मैं भेजता रहता था। पर मुझे पता था कि शायद वे मेरे भेजे पैसे छूते भी नहीं, जैसे मैं अब उनके जीवन में किसी काम का नहीं रहा। अंदर अपराध बोध बढ़ता गया। मुझे लगा,
मैंने सब खो दिया है। सुख, परिवार, अपनापन। मैंने घर छोड़ा था अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन वह तो बस एक भ्रम था। अब मुझे खुद पर ही विश्वास न रहा। एक दिन आईने में देखा तो अपना चेहरा अजनबी लगा। वह चेहरा जो कभी मुस्कुराया करता था, अब थका और खोखला लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी से बात की। धीमी आवाज में कहा, हम अब साथ नहीं चल सकते। उसने शांत रहकर कहा, मुझे भी यही लगता है। ये रिश्ता अब कागजी बंधन रह गया था। दिल से हम पहले ही अलग हो चुके थे। अलग होना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। मैं कानूनी प्रक्रिया से गुजरा। उसे संपत्ति का कुछ हिस्सा देना पड़ा। कुछ चीजें छोड़नी पड़ीं। पर मुझे अब किसी चीज का मोह नहीं था। मैंने सब दे दिया, बस खुद को आजाद करना था। वह जाती रही, बिना शोर किए, जैसे कोई सपना खत्म होता है। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। लगा जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिली हो। लेकिन अगला ही पल मेरे अंदर की आवाज ने पूछा, अब कहाँ जाओगे? अब यह देश भी पराया लगने लगा था। हर चेहरा अनजान, हर आवाज दूर। अब सन्नाटा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। मैंने टिकट लिया। ठंडी हवा के बीच शहर की गलियों को आखिरी बार देखा। यही सड़कें कभी मेरे सपनों का रास्ता थीं, अब वे सूनी और बेमानी लग रही थीं। मैंने निर्णय लिया, अब वतन लौटना है। शायद वहीं सुकून मिलेगा। शायद माँ माफ कर देंगी। पिता समय के साथ नरम पड़ जाएंगे। घर की याद अब सजा नहीं, एक आशा बन चुकी थी। मैंने अपने बैग में बस जरूरी सामान रखा, सफर की तैयारी की और मन ही मन कहा, अब शायद सब ठीक हो जाएगा। दिल के किसी कोने में यह उम्मीद अब भी जिंदा थी कि शायद मेरी गलतियों को भुला दिया गया होगा, कि शायद कोई मुझे गले लगाकर कहेगा, अब सब ठीक है। लेकिन जब फ्लाइट छूटने के घंटों बाद मैं अपने शहर के हवाई अड्डे पर उतरा और बाहर झांका, तो वहां कोई नहीं था। कोई भी चेहरा नहीं जो मेरा इंतजार कर रहा हो। हवा में एक ठंडी खामोशी थी, जैसे रिश्तों की भी ठंडक अब भी बाकी थी। मन में एक खालीपन उतर आया, जैसे मेरी वापसी अब किसी को मायने नहीं रखती। टैक्सी में बैठते ही कांच की खिड़की के बाहर वो सारे रास्ते गुजरने लगे जिन्हें मैं कभी छोड़ गया था। बचपन की यादें एक एक कर लौटती चली आईं। माँ दरवाजे पर खड़ी, पापा अखबार हाथ में लिए और मेरी छोटी बहन दरवाजे से उछलती हुई आती थी। वो मुस्कुराहटें, वो अपनापन, अब जैसे किसी दूसरे युग की बातें लगने लगीं। घर पहुंचकर जब मैंने दरवाजे की कुंडी बजाई, तो मन में वही पुराना एहसास लौट आया। मगर जो नज़ारा सामने था, उसने मेरी रूह तक हिला दी। दरवाज़ा खोलने वाली लड़की को देखकर जैसे समय ठहर गया। कुछ पल के लिए सांसें थम गईं। वो बेहद खूबसूरत थी, पर सिर्फ सौंदर्य में नहीं, आत्मविश्वास, गरिमा और शालीनता में भी। ऐसा लगा जैसे वो किसी फिल्मी दृश्य से निकलकर हकीकत में आ गई हो। उसकी नज़रें मुझ पर टिक गईं, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन का मिला-जुला भाव था। उसी वक्त एक छोटा बच्चा आया और उसका दुपट्टा पकड़कर उसके पास खड़ा हो गया। वो बच्चा एक स्वप्न जैसा था। गोरे गुलाबी गाल, चमकती आंखें, मासूम मुस्कान। अचानक वह रोने लगा। लड़की झुककर उसे गोद में उठाती है और बेहद कोमल आवाज में अंग्रेजी में कहती है, वाई आर यू क्राइंग माई लव? फिर उसे थामे हुए अंदर चली गई। मैं वहीं स्थिर खड़ा रह गया। दिल में बस सवाल थे, ये लड़की कौन है? इसका इस घर से क्या रिश्ता है? ये बच्चा किसका है? तभी पापा कहीं पीछे से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर समय की धूल जम चुकी थी, पर आंखों में अब भी वही गहराई थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, यह अनाया है। मेरे भीतर बिजली सी दौड़ गई। मैं सन्न रह गया। मेरे होंठ सूख गए। क्या यह वही अनाया थी जिसे मैंने देखे बिना ठुकरा दिया था? जिसे मैंने बिना स्वीकार किए तलाक के कागज थमा दिए थे? जिसे मैंने सिर्फ परंपरा के नाम पर निभाया और अगले ही दिन छोड़ दिया था? पर जो आज मेरे सामने खड़ी थी, वह समय से निखरी हुई, आत्मबल से भरी हुई स्त्री थी। उसके हर हाव भाव में एक नई चमक थी। ऐसा लगा मानो किस्मत ने उसे मेरे निर्णय को गलत साबित करने के लिए ही गढ़ा हो। लेकिन उससे भी बड़ा झटका उस बच्चे ने दिया जो उसके पास था, जो उसके सीने से लगा हुआ था और अनजाने में मेरी ओर भी देख रहा था। मैंने कांपती आवाज में पापा से पूछा, ये बच्चा किसका है? उन्होंने गंभीरता से धीरे कहा, ये तुम्हारा बेटा है, आर्य। मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। क्या?
ये कैसे संभव है? मैंने कहा। पापा, आपने मुझे गलत समझा है। मैंने तो अनाया को कभी जाना तक नहीं। मैंने कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया। ये कैसे? पापा ने गहरी सांस ली और कहा, पहले अंदर चलो, तुम्हें सब कुछ बताना है। मैं जड़ हो चुका था। हर कदम भारी था। घर में दाखिल हुआ तो दीवारें जैसे मुझसे शिकायत कर रही थीं। थोड़ी ही देर में माँ सामने आईं। उनके चेहरे पर वर्षों की दूरी के निशान थे, पर आंखों में वही अनमोल ममता थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कांपती आवाज में बोली, तू सब छोड़कर चला गया था, लेकिन मैंने तेरा इंतजार हमेशा किया। मैंने उनकी गोद में सिर रख दिया और कुछ देर तक खोया रहा। वही सुकून, जिसकी तलाश में मैं विदेश गया था, वह अब अपनी माँ के आंचल में वापस मिल गया। थोड़ी देर बाद मैंने खाना खाया। माँ के हाथों की खुशबू में बचपन लौट आया, मगर मन में सवाल अब भी घुमड़ रहा था। पापा ने भारी आवाज में कहा, अब सुन, सच क्या है? वो सब जो तुझसे छिपा रह गया। उनकी बातों के साथ जैसे हवा भी थम गई थी। उन्होंने गहरा सांस लिया और फिर बोले, अनाया को जब मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे लगा जैसे वह मेरी खुद की बेटी हो। लेकिन जिस रात तेरी शादी हुई, तू नशे में था। याद है तुझे कुछ? मैं चुप था। उन्होंने कहा, तू नशे में था और होश खो बैठा। तूने जबरदस्ती की। अगले ही दिन होश आते ही तूने बिना कुछ समझे तलाक के कागज भेज दिए और विदेश चला गया। मेरा सिर झुक गया। पापा आगे बोले, उसके बाद अनाया ने सब सच अपने पिता को बताया और उसी सदमे में मेरे पुराने दोस्त की मौत हो गई। पूरा गांव बातों से गूंज उठा। लोग उसे चरित्रहीन कहते रहे, पर वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी ये उसके ससुराल की इज्जत का सवाल है। उसने अपने ऊपर लगी हर चोट सह ली, लेकिन अपना सिर कभी झुकने नहीं दिया। और जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तब भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बच्चा तेरे खून का हिस्सा था। पापा की आवाज भारी होती चली गई। 9 महीने बाद उसने बेटे को जन्म दिया, हमारे रुद्र को। जब तेरा छोटा भाई अरुण जानता है ये सच, तब उसने फैसला किया कि अनाया से शादी करेगा। उसने कहा, मैं इस परिवार की इज्जत संभालूंगा। उसने मजाक नहीं, कर्म किया। अनाया को अपनाया, बिना कोई सवाल किए। मैं सन्न था। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। सामने वहीं अनाया रसोई से पानी का जग लेकर निकली। उसके पीछे छोटा रुद्र भागता आया। उसने जग रखा और जैसे ही कमरे के अंदर जाने लगी, मैंने रुद्र को उठाने की कोशिश की। वह जोर से रो पड़ा। अनाया तुरंत भाग कर आई, रुद्र को मेरी गोद से लिया और उसे सीने से लगाकर शांत करने लगी। वह दृश्य जैसे किसी पुराने अपराध का आईना बन गया था। पापा की आवाज फिर गूंजी, ये बच्चा अब इस घर की रौनक है। अनाया हमारे लिए एक वरदान है। तूने तो उसे नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने हर चीज फिर से बना ली। अपने मौन से, अपने त्याग से, अपनी शक्ति से। माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हमने तुझे चेतावनी दी थी बेटा। कहा था कि सोच समझकर फैसले लेना, पर तूने अपनी जिद के कारण खुद को और दूसरों को तोड़ दिया। विदेश जाकर भी तू न समझ सका। अब जब लौट आया है, तो न रिश्ते बचे हैं, न सहारा, बस पछतावा। वे रुकीं। आंखों में वो पुरानी ममता थी, लेकिन शब्दों में निस्सहायता। अनाया, अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने अब खुद को सीमाओं से मुक्त कर दिया है। वो अब सिर्फ पत्नी है, सिर्फ माँ है, सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी संभालने वाली स्त्री है। उसके पास तेरे लिए न प्रेम बचा है, न गुस्सा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस दिन तू गया था, उसी दिन वह अनाया मर गई थी। अब जो है, वह एक नई अनाया है, जो तेरे लिए बिल्कुल अपरिचित है। मैंने आसमान की ओर देखा। पापा की आवाज कानों में गूंजती रही। माँ के आंसू मेरे दिल पर गिरते रहे और अनाया की खामोशी मेरी आत्मा को काटती रही। रुद्र की हंसी, उसकी मासूम आंखें मेरे भीतर कहीं गहरा घाव छोड़ गईं। कमरे में लौटकर मैंने दरवाजा बंद किया। दीवारें मेरे सामने पिघलने लगीं। रोशनी फीकी पड़ी हुई थी। आंखें खुली थीं, पर नींद कोसों दूर। दिल में शांति नहीं थी, बस पछतावा था, न खत्म होने वाला पछतावा। वही पछतावा जिसने मेरी जवानी, मेरे सपने और मेरे सारे मतलब निगल लिए थे। और अब जब मैंने सब कुछ खोकर लौटना सीखा, तो समझ पाया, कुछ फैसले वक्त से नहीं, परिपक्वता से लिए जाते हैं। और जब परिपक्वता देर से आती है, तो रिश्तों की उम्र खत्म हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।